तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई वो लोंग जी को रिवाइव करने में कामयाब हो जाता है। उसके लिए उसने अपनी ब्लड पावर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था, मगर वो जब उसे रिवाइव कर लेता है तो वो उसे गोद में उठाकर फौरन से वहां से रॉयल पैलेस की तरफ ले जाता है। मगर वहां पर भी अचानक से योंगफाई को फिर से वही इविल डीमन दिखाई देता है, जो कि उसकी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास डिवाइन एबिलिटीज बहुत ही थोड़ी हैं। मगर योंगफाई उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो ना डिवाइन कल्टीवेशन को हासिल करेगा, ना ही वो डेमोनिक कल्टीवेशन की तरफ जाएगा, बल्कि वो खुद से एक नया पाथ ऑफ कल्टीवेशन क्रिएट करेगा। जब वो ये सारी की सारी मिस्ट्री रिजोल्व कर लेता है और अपने इविल डीमन को भी सप्रेस कर लेता है, तो हमें दिखाया गया था कि वो अचानक से ब्रेक थ्रू करते हुए 4th लेवल के पीक पर पहुंच जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि योंगफाई वो लोंग जी को देखने के लिए उसके कमरे की तरफ जा रहा था, मगर एक पल के लिए वो रुक सा जाता है कि यहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। मगर उसे लोंग जी को फिर भी देखना था, तो इसीलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो लोंग जी के बिस्तर के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है कि लोंग जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन अगर तुमने मेरी जान न बचाई होती तो शायद आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठा ना होता। मैं तुम्हारे उस एहसान का बदला हर हाल में चुकाऊंगा। और जहाँ तक बात उस हुंटियन डाओ की है, तो मैं एक ना एक दिन उसे अपने हाथों से मार कर ही रहूंगा। ये बात कहने की देर थी कि अचानक वो लड़की हंसना शुरू हो जाती है, जिस पर योंगफाई पीछे पलटता है तो वो लड़की कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे पास कहने के लिए इतना कुछ होगा। तो योंगफाई कहता है तुम कब होश में आई और तुम जानबूझकर बेहोश होने का नाटक कर रही थी। तो वो लड़की बताती है कि मैं तो कल रात से ही होश में हूँ। पिछले कुछ दिनों से इंपीरियल फिजिशियंस ने मेरी बहुत ज्यादा देखभाल की है और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करके रिकवर कर लिया है। और वैसे भी तुमने अपनी ट्रू पावर के जरिए मुझे बहुत पहले ही हील कर लिया था, इसलिए मैं अब अच्छा फील कर रही हूँ और तुम्हें अब मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी योंगफाई कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर तुम ना होती तो शायद मैं कब का खत्म हो चुका होता। मगर वो लड़की कहती है कि फ्रीडम सिटी से ईस्टर्न चू किंगडम तक तुम हमेशा मुझे गाइड करते आए हो। अगर तुमने मुझे गाइड ना किया होता तो शायद मैं क्यानलोंग के सदमे से बाहर नहीं निकल पाती। और इस मर्तबा क्योंकि मैं इंजर्ड हो चुकी हूँ तो अब मैंने बहुत कुछ समझ लिया है। मेरे ख्याल से अब मुझे आगे की तरफ जाना चाहिए, ना कि मुझे बार बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए, क्योंकि पास्ट अब गुजर चुका है तो मुझे भी उसे एक हवा के झोंके की तरह गुजार देना चाहिए। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पीछे पड़ी होती हैं। वो अभी बातें कर रही होती है और इतने में युआन लोंग वहां पर आ जाता है और वो उन लोगों को इस तरह बातें करता देखता है तो वो योंगफाई को इशारा करता है। तो योंगफाई देखता है कि वो युआन लोंग उसे पप्पी करने का इशारा कर रहा है, जिस पर योंगफाई उसे इशारा करते ही कहता है कि चलो निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर ड्रैगन कहता है ये लड़का बिल्कुल बेकार है। मगर यहाँ पर लोंग जी रो रही होती है क्योंकि वो क्यान लोंग को याद कर रही थी। मगर फिर वो कहती है कि अब वक्त गुजर चुका है, अब वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पास्ट को याद करने से अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। तो योंगफाई कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक कहा। इतने में अचानक उसे कोई चीज आते हुए दिखाई देती है। वो एक पेपर एमुलेट होता है जो कि उसके हाथों में आ जाता है और उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई उस ओल्ड मैन से मिलने के लिए दोबारा से उसके पैलेस में जाता है। तो वहां पर काफी ज्यादा खामोशी होती है और योंगफाई जब वो उस पैलेस के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो ओल्ड मैन उसके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, मगर उसकी हालत बिल्कुल खराब लग रही है। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ओल्ड मैन फाइट करके बुरी तरह से जख्मी हुआ है। उसे इस हालत में देखने के बाद योंगफाई कहता है कि आखिर ये आपके साथ कैसे हो गया? आप लोग तो वो ट्रेजर लेने के लिए गए थे, आखिर वहां पर ऐसा हुआ क्या कि जिसकी वजह से आप इस मुसीबत में आ गए हैं? तो ओल्ड मैन उसे बताता है कि मत पूछो, वो एक बुरे सपने की तरह है। उसे याद करके भी अब मुझे डर लगने लगता है। वो ग्रेट डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग उसके मुकाबले के बिल्कुल भी नहीं हैं। उसने हम लोगों से बहुत ही आसानी से वो ट्रेजर छीनने की कोशिश की, यहाँ तक कि हम लोग उसके कल्टीवेशन लेवल या उसकी पावर को मैच भी नहीं कर सकते। और जरा तुम बताओ तो सही, वो यिन यांग और किसकी बॉडी से निकले थे?
योंग फै कहता है कि मैंने किसी को भी देखा नहीं है। इस पर ओल्ड मैन कहता है कि वो शख्स जो कोई भी है वो एक जासूस होगा, क्योंकि इस तरह की पावरफुल यिन यांग ऑर्ब्स को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं। मगर फिर योंग फै कहता है कि मास्टर प्लीज बताइए तो सही कि आपके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। आपकी कल्टीवेशन तो सबसे टॉप में है कि एक बार नहीं बल्कि 100 बार से भी ज्यादा मर्तबा हराया गया हूँ। इसीलिए मैंने अपनी सारी एफर्ट सिर्फ और सिर्फ वहाँ से भागने में लगा दी। तुम सोच भी नहीं सकते वो ग्रेट डीमन कितना पावरफुल है। उसे हराना तो मोर्टल रियलम के किसी भी वॉरियर के बस की बात नहीं। अब वक्त आ गया है कि हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा खतरा मंडलाने वाला है। एक बहुत बड़ी तबाही हमारा इंतजार कर रही है। इतना कहते हुए वो अपने मुंह से फिर से खून उगल देता है, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा इंजर्ड है। मगर वो ओल्ड मैन योंग फै को बताता है कि उन यिन यांग ऑर्ब्स के पीछे जो भी लोग पड़े हुए थे वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने मैजिकल ट्रेजर्स का इस्तेमाल किया है, और जब वो लोग खुद से सामने आएंगे तो इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। इस बार मैं पूरी तरह से फेल हो गया हूँ। ना मैं उन नए ट्रेजर्स को हासिल कर पाया, बल्कि मैंने वो लेजेंडरी कमान भी खो दी, और ऊपर से मुझे इतनी ज्यादा इंजरीज हुई है कि अब मैं दोबारा से लड़ने के काबिल नहीं रहा हूँ। तो योंग फै कहता है कि सीनियर प्लीज बताइए तो सही कि वो जेट पाल्म क्या थी, वो इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे है? क्या आपको पता है कि वो जेट पाल्म कहां से आई थी? तो ओल्ड मैन कहता है कि मैं उसके बारे में जितना जानता हूं तो मैं उसके बारे में इतना बता सकता हूं, मगर ये इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक नहीं है। आज से कई साल पहले मैंने वेस्टर्न चर्चेस को विजिट किया था। वहां मौजूद एक मास्टर के साथ हम लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक पी ली थी, और उस वक्त एक मास्टर ने नशे में मुझे अपना एक सीक्रेट बताया था। वो कहने लगा कि ये बात काफी पुरानी है, यूं समझ लो कि ये एंशिएंट टाइम की बात है। उस वक्त के हेवनली डीमन ने और गॉड ऑफ लाइट ने अपना एक अलायंस बनाया था, और वो दोनों ही एक साथ मिलकर एक ऐसी फोर्स के साथ फाइट कर रहे थे जिसके बारे में वो लोग ज्यादा कुछ जानते भी नहीं थे। उस लड़ाई के बाद हेवनली डीमन अचानक से कहीं गायब हो गया था, और किसी को कुछ पता नहीं था कि वो कहां चला गया है। और जहां तक बात गॉड ऑफ लाइट की है तो वो बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए थे। मगर उसके बाद फिर एंजल्स ने गॉड ऑफ लाइट के बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, ताकि वो लोग निर्वाणा ब्यूरो को सप्रेस कर सके। और वो ओल्ड मैन योंग फै को बताता है कि वेस्टर्न चर्च ऑफ लाइट जब वो सारे के सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर लेगा तो वो गॉड ऑफ लाइट को दोबारा से रीइंकार्नेट कर लेगा। ये सुनकर योंग फै कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो जेट पाल्म उसी गॉड ऑफ लाइट की है। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मगर तुम्हें ये सारी बातें बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारा कल्टीवेशन लेवल इतना हाई नहीं है। तो योंग फै कहता है कि इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, मगर ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे आज से हजारों साल पहले वाली तबाही अब दोबारा से इस दुनिया पर वापस आने वाली है। अगर वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स इकट्ठे कर लिए गए तो फिर यकीन जानो कि उस दिन इस दुनिया में एक और बहुत बड़ी तबाही देखने को मिलेगी, और उम्मीद है कि तुम्हारे पास उस तबाही से बचने के लिए एक अच्छा सा प्लान होगा, क्योंकि उस तबाही से बचना आसान काम नहीं है। मगर योंग फै कहता है मेरे पास कौन सा ट्रम्प कार्ड होगा, मेरे पास तो अब लेजेंडरी कमान भी नहीं है, और ऊपर से मैं तो आप ओल्ड मैन के सामने भी बिल्कुल बच्चा हूँ। हो सकता है कि शायद आगे चलकर आप लोग मेरी जान के दुश्मन बन जाएं और मुझे अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े। ये सुनकर ओल्ड मैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ठीक है जाओ यहाँ से। तो योंग फै वहाँ से फिर से उसे बाय बाय करते हुए चला जाता है। जिसके बाद वो जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि वो ग्रेट डीमन वो तो पहले ही मोर्टल रियलम में सबसे ज्यादा ताकतवर है, और ऊपर से टेन टाइशुआन ने पहले ही ब्रेक थ्रू करके हेवन रियलम को अचीव कर लिया होगा, क्योंकि आज से हजारों साल पहले ही वो मोर्टल रियलम में एक सुप्रीम बीइंग बन चुकी थी। उसके मुकाबले का उस टाइम पर कोई भी नहीं था, और उसका कल्टीवेशन लेवल हजारों सालों के बाद न जाने कहां तक पहुंच चुका होगा। अगर मुझे उससे बदला लेना है तो मुझे अपना कल्टीवेशन लेवल अप करना होगा, क्योंकि इस करंट कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से मैं उसके मैच का तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। मगर एक अच्छी बात यह है कि वो दोनों यिन यांग ऑर्ब्स अब मेरी बॉडी से निकल चुकी हैं, तो अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। ये कहने की देर थी कि अचानक उसे ऊपर वो यिन यांग ऑर्ब्स दिखाई देती हैं, जिस पर वो कहता है कि ये क्या, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो दोनों यिन यांग ऑर्ब्स उसका पीछा कर रही होती हैं, और योंग फै वहां से भागकर दूर जाने की कोशिश करता है ताकि वो एनर्जी ऑर्ब से अपने आप को बचा सके। मगर देखते ही देखते वो दोनों ही एनर्जी ऑर्ब्स उसके पीछे पीछे आ रही होती हैं, और योंग फै जहां तक जाता है वो दोनों ही उसके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाती हैं। और योंग फै जैसे ही अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि
वो दोनों ऑर्ब्स उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है कि ये एनर्जी ऑर्ब्स उसके बिल्कुल सामने है। और इससे पहले कि वो एनर्जी ऑर्ब्स की तरफ आगे बढ़ती, योंगफे फौरन से अपनी सोट निकाल लेता है और कहता है कि मेरे नजदीक मत आना और बताओ तो सही कि आखिर तुम हो क्या, और तुम लोग मेरी बॉडी से निकले क्यों थे और वापस क्यों आ गए हो। यहाँ पर सीन कट हो जाता है और अगले सीन में हम लोग दोबारा से मेंग लियार को देखते हैं। वो वहाँ पर प्रिंसेस के साथ बैठकर वाइन पी रही होती है और वो लोग होंटियान डाओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मेंग लियार कहती है कि होंटियान डाओ वो बदला लिए बगैर चुप करके बैठने वाला नहीं है। ऊपर से योंगफे से हारने के बाद वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ है और उसने अपने मास्टर्स को योंगफे के खिलाफ जरूर भड़काया होगा। जरूर उसके मास्टर भी इस मामले में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेंगे। मगर फिर मेंग लियार उसे बताती है कि मुझे कुछ पता चला है, पिनयांग सिटी में लस्ट पाथवे के कुछ कल्टीवेटर्स पहले से ही मौजूद हैं। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि लस्ट पाथवे ये क्या है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि योंगफे की सोट देखकर वो दोनों ही एनर्जी ऑर्ब्स नीचे गिरती हैं तो योंगफे उन्हें पकड़ लेता है। वो दोनों ही ऑर्ब्स अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती हैं, जिस पर योंगफे को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कहना क्या चाहती हैं और कर क्या रही हैं। मगर फिर देखते ही देखते वो दोनों एनर्जी ऑर्ब्स फिर से एक्टिव हो जाती हैं और योंगफे की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी कनेक्ट करते ही फौरन से उसके अंदर चली जाती है। और योंगफे ऊपर देखता है तो वहां पर जेड रूई भी वापस आ चुकी थी। ये देखकर योंगफे कहता है कि तुम क्यों वापस आ गई, तुम तो चली गई थी। इतने में वो जेड रूई फौरन से यहाँ वहां मूव करते हुए उसके करीब आती है तो योंगफे उसे रुकने के लिए कहता है, मगर वो जेड रूई सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुसती है। मगर योंगफे उसे पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश करता है और कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी, तुम आखिर मेरी बॉडी में एंटर क्यों कर रही हो। तुम्हारी आवाज एक हेवनली म्यूजिक की तरह है, शायद तुम इस दुनिया की कोई खूबसूरत लड़की होगी। तुम्हें आखिर मेरी इस गंदी सी बॉडी के अंदर क्या चाहिए जो तुम इसके अंदर जाना चाहती हो। मगर वो जेड रूई कोई भी रिएक्शन नहीं देती और कंटिन्यूसली उसे फोर्स कर रही होती है, जिस पर योंगफे कहता है कि तुम अपनी वैल्यू को गिरा रही हो, तुम इस तरह मेरी बॉडी में जाओगी तो लोग क्या कहेंगे कि जेड रूई एक बेकार सी चीज है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेंग लियार और वो प्रिंसेस अभी भी बातें कर रही होती हैं और मेंग लियार उसे बताती है कि आपने बिल्कुल सही सुना है, लस्ट पाथवे के लोग बहुत ही कमीने होते हैं। पास्ट टाइम में इन लोगों ने हमारी ग्रैंड मास्टर टेन टाइशुआन को किडनैप किया था और उस सेक्ट के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे टेन टाइशुआन से शादी करना चाहते थे और उससे शादी करके वो लोग प्राइड फील करते हैं। ये कहते हुए वो अपने हाथ में मौजूद उस कप के टुकड़े टुकड़े कर देती है और प्रिंसेस को बताती है कि बहुत जल्द वो लोग यहाँ पर आने वाले हैं। और दूसरी तरफ हम लोग फिर से योंगफे को देखते हैं। वो उस जेड रूई को बार बार कह रहा होता है कि मेरी बॉडी से निकलो बाहर, ये मेरी बॉडी है, कोई कोल्ड रूम नहीं है कि जिसके अंदर तुम जब चाहे चली जाओ। वो फिर इतना जोर जोर से चिल्लाते हुए जेड रूई को बाहर निकाल रहा होता है कि उसके चिल्लाने की आवाज बाहर प्रिंसेस तक क्लियरली सुनाई दे रही थी, जिस पर वो फौरन से खड़ी होती है और कहती है कि ये तो योंगफे की आवाज है। ये कहने के बाद वो लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और हमें दिखाया जाता है कि योंगफे जब वो जेड रूई को बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तो वो जेड रूई जबरदस्ती उसकी बॉडी में घुस जाती है और मेंग लियार जैसे दरवाजा खुलती है तो योंगफे का पैर फिसलता है और वो फिर से मेंग लियार के ऊपर गिरने ही वाला होता है, जिस पर मेंग लियार उसे देखती है तो वो भी बिल्कुल हैरान हो जाती है। और योंगफे की किस्मत हमेशा की तरह उसे फिर से एक नई मुसीबत में डालने वाली थी। मगर अचानक से वहां पर एक और लड़की आती है और वो फौरन से योंगफे को मुंह से पकड़कर उसे वहीं पर ही रोक देती है। वो प्रिंसेस अंदर आते हुए कहती है कि ब्रदर योंगफे, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही लापरवाह होते जा रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है, तुम्हें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। तुम्हें पता भी है ना कि तुमने होंटियान डाओ का क्या हाल किया था, उसके बाद वो तुमसे बदला लेने के लिए कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच सकता है और इस तरह की सिचुएशन में तुम्हारी जान लेना उसके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल होगा। और इतने में वो लड़की योंगफे को छोड़कर बाहर चली जाती है, जिसके बाद योंगफे कहता है कि होंटियान डाओ वो तो मुझसे पहले भी हारा हुआ है, अगर वो मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना मैं उसे ढूंढते हुए उसके पास जाऊंगा। मगर यहाँ पर मेंग लियार उसे बताती है कि ईस्टर्न पाथ ऑफ कल्टीवेशन में जो टॉप 10 डिसाइपल्स हैं उनमें से 6 डिसाइपल एविल पाथ ऑफ कल्टीवेशन के हैं और होंटियान डाओ के हारने के बाद वो ऑलरेडी एक जगह इकट्ठे हो चुके हैं। अगर तुमने उनमें से किसी एक को भी लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश की तो बाकी सारे लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। क्या तुम अकेले उन लोगों को हैंडल कर पाओगे? तो योंगफे कहता है कि मैं जानता हूँ कि एक राइटियस और एविल बैटल बहुत जल्द शुरू होने वाली है और मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे। तुम लोगों को भी यही लगता है कि उस बैटल में मैं कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता हूँ और तुम लोग ये बातें मुझे इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि उस बैटल में मैंने तुम लोगों को छोड़कर एविल पाथ को ज्वाइन कर लेना है। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता
है कि मैं तुम लोगों की पीठ पर खंजर घोंपूंगा। और वैसे भी अगर हुन टियांडाओ वो बाकी के 6 जीनियस को एक साथ मिलाकर तुम्हारे अगेंस्ट फाइट करना चाहे तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम लोगों को अपनी फिक्र करनी चाहिए, मेरी परवाह करना तुम लोग छोड़ दो। और फिलहाल जैसी सिचुएशन है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एविल पाथ ने अभी तक अपना कोई अलायंस नहीं बनाया है, मगर मैंगलिया कहती है कि अगर तुम्हें सिचुएशन के बारे में मालूम है तो भी क्या हुआ, तुमने पहले ही हुन टियांडाओ को बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किया है, तो डीमन किंग और डीमन किंग का सक्सेसर वो तुम्हारी जान के दुश्मन बने हुए हैं और तुम्हें इतनी आसानी से तो वो लोग जाने भी नहीं देंगे। अगर तुम हमारे साथ एक साथ मिल जाते हो और हम लोग एक साथ एविल पाथ के खिलाफ फाइट करते हैं तो फिर ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस होगी। ये सुनकर योंगफे मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वैसे भी हमारे बीच में ऐसी तो कोई बात है ही नहीं कि जिसकी वजह से हम लोग कोई डील ना करें। ये कहने के बाद वो उसके पास जाता है और उसके कान में कहता है कि हम लोगों ने एक साथ बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा है और इस वक्त को कोई ज्यादा लंबा टाइम भी नहीं हुआ है। ये सुनने के बाद उस लड़की को याद आता है कि योंगफे उस वक्त की बात कर रहा है जब वो लड़की बिल्कुल बेबस हो चुकी थी और योंगफे पूरी तरह से उसे अपने कंट्रोल में ले चुका था। ये याद आने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि ठीक है तो फिर हमारे बीच में डील डन हो गई। ये कहते ही वो गुस्से में वहां से चली जाती है, जिस पर प्रिंसेस हैरान होती है और कहती है कि योंगफे ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, तो फिर ये लड़की गुस्सा क्यों हो गई। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफे हुन टियांडाओ का वो हेलबर्ड स्पीयर लेकर फौरन से एक मैदान में जाता है और वो वहां पर उस स्पीयर को रगड़ते हुए जा रहा था जैसे कि वो स्पीयर उसके लिए कोई खास वैल्यूएबल नहीं है। वहां मौजूद लोग उसे देखते ही पहचान जाते हैं कि ये तो वही रॉयल गार्डियन है, मगर योंगफे वहां जाते ही उस स्पीयर के साथ कुछ स्पीयर मूव्स को प्रैक्टिस करता है और वो स्पीयर भी काफी ज्यादा भारी होता है, जिसके बावजूद भी योंगफे उसे काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हुए यूज कर रहा होता है। ये देखकर वहां मौजूद लोग सारे के सारे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और योंगफे के स्पीयर स्किल्स को देखकर वो लोग बिल्कुल हैरान थे और कहते हैं कि ये तो लाजवाब है। जिसके बाद योंगफे वही स्पीयर जमीन पर गाड़ता है और कहता है कि इसे कहते हैं हेवन शेटरिंग हेलबर्ड स्पीयर। आप सब लोग तो जानते होंगे ना कि ये हुन टियांडाओ का एक लेजेंडरी वेपन है और इसके स्किल्स देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इसे हेलबर्ड वेपन क्यों कहा जाता है। सब लोग उस हेलबर्ड वेपन को देख रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा शानदार है और योंगफे उन लोगों से कहता है कि सब लोग प्लीज थोड़ा नजदीक आइए और इसे जज कीजिए। इस हेलबर्ड की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये वेपन तो उस डीमन किंग के डिसेंडेंट का है, तो फिर ये वेपन इसके पास क्या कर रहा है। तो यहाँ पर योंगफे दिल ही दिल में कहता है कि हुन टियांडाओ आज मैं तुम्हारी कुत्ते वाली बेइज्जती करने वाला हूँ। मैं ये हेलबर्ड वेपन यहाँ पर हर एक को शो करूंगा। अगर तुम वाकई में अपनी जरा सी भी परवाह करते हो तो फिर मुझे अपना मुंह जरूर दिखाओगे। वो सब लोगों से कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझसे पिटने के बाद हुन टियांडाओ कहीं जाकर छुप जाएगा। वो एक नंबर का बुज़दिल इंसान है, उसने मार खाने के बाद मुझे अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। इतने में उस क्राउड से एक छोटा बच्चा निकलकर सीधा उस स्पीयर की तरफ आता है और जैसे उसे टच करता है तो योंगफे कहता है कि ना बच्चे ऐसा मत करना, इस ट्रेजर को टच नहीं किया जा सकता। अगर तुमने उस डीमन किंग को गुस्सा दिला दिया तो फिर तुम्हें वो बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। ये सुनकर वो बच्चा डर सा जाता है और फौरन से रोते हुए वहां से भाग जाता है और योंगफे यहाँ पर सब लोगों को बता रहा होता है कि भले ही वो डीमन किंग का डिसेंडेंट होगा मगर उसके बावजूद भी मैं उससे नहीं डरता, क्योंकि वो पहले ही मुझसे पिट चुका है और एक हारे हुए बंदे से भला क्या डरना। वहां पर मौजूद सब लोग हेलबर्ड वेपन को देख रहे होते हैं और दूसरी तरफ एक वॉरियर आता है और वो योंगफे से आकर कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मेरे साथ आइए, आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। ये कहने के बाद वो कहता है कि प्लीज इस तरफ आ जाइए, हम लोगों को एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करनी है। यहाँ पर योंगफे समझ जाता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा योंगफे को ये लोग क्रेन पैलेस में लेकर जाता है, जहाँ पर हम लोगों ने पिछले एपिसोड में एक लड़की को देखा था जो कि बेहद खूबसूरत थी। वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं और योंगफे उस पैलेस को देखता है तो वो कहता है कि ये तो इंपीरियल पैलेस से भी काफी ज्यादा बड़ा और काफी शानदार लग रहा है। मगर वहाँ मौजूद वो सर्वेंटों से बताता है कि ये येलो क्रेन टावर है, यहाँ पर आपसे पहले भी न जाने कितने ही जीनियस वॉरियर्स आए हैं। पेनयांग सिटी का हर एक वॉरियर यहाँ पर आकर जरूर इस टावर को विजिट करता है और ये टावर हजारों साल पुराना है। यहाँ पर आपसे पहले न जाने कितने ही डिवाइन मास्टर्स भी आ चुके हैं। सब लोग यहाँ पर अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए आते हैं। इतना कहने के बाद वो योंगफे को एक कमरे के पास ले जाता है और योंगफे से कहता है कि प्लीज आप अंदर चले जाइए। ये कहने के बाद योंगफे जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर सामने एक लड़की है और उस लड़की ने बहुत ही छोटे से
कपड़े पहने हुए हैं जिस पर वो योंग फै को वर्गलाने की कोशिश कर रही थी। मगर योंग फै जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो जाकर एक टेबल के पास बैठ जाता है। लड़की योंग फै से कहती है कि यंग मास्टर, तुमने मुझे इतना ज्यादा इंतजार करवाया है। तुम जानते हो ना कि खूबसूरत लड़कियों को इतना ज्यादा इंतजार नहीं करवाया जाता। ये कहने के बाद वो लड़की उस पर्दे से निकलकर बाहर आती है तो योंग फै उससे कहता है कि मिस नानगोंग, आप पहले से ही इतनी ज्यादा खूबसूरत हैं, तो फिर आपको इस तरह की ड्रेसिंग की क्या जरूरत है? आपको लेफ्ट पाथ की फेरी नानगोंग बनकर बात करनी चाहिए। ये कहने के बाद वो लड़की भी उसके सामने आकर बैठ जाती है और उसे प्यार भरी नजरों से देख रही होती है। मगर उसकी नजरों में ही एक ऐसा जादू होता है कि वो योंग फै को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। मगर योंग फै को भी ये बात पता चल जाती है और वो उसके इल्यूजन का तोड़ फौरन से निकाल लेता है और अपनी एनर्जी के जरिए उसके इल्यूजन को फौरन से खत्म कर देता है। और वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर, तुम तो सच में काफी समझदार हो और दिखने में भी काफी हैंडसम हो। प्लीज हम लोग बात करने से पहले क्यों ना एक मर्तबा चाय पी ले। तो योंग फै कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, क्या तुम अपने हाथों से मुझे चाय नहीं पिलाओगी? ये सुनकर वो लड़की फिर कुछ और ही सोचने लगती है और योंग फै उसे अपने पास बुलाता है तो वो लड़की फौरन से एक कप उठाती है और उसमें फौरन से वो चाय डालकर योंग फै के करीब जाती है। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो उसके करीब आती है तो वो दोबारा से अपनी आइज का इस्तेमाल करके योंग फै को फिर से अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है और अपना वो कप जानबूझकर छोड़ देती है। तो योंग फै फौरन से उस लड़की को पकड़कर अपनी गोद में बिठा देता है और उस कप को भी उठा लेता है और उस चाय को पीते हुए कहता है कि ये काफी अच्छी बनी है, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब से मैं इस रूम के अंदर आया हूँ उसके बाद तुम मेरे ऊपर अपनी चार्मिंग टेक्निक्स यूज करती जा रही हो। ये सुनते ही वो लड़की उठकर वहां से जाती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही बुरे इंसान और काफी अनरोमांटिक हो। तुमने अगर हुन टियानडाओ को मारा ना होता तो मुझे तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं आना पड़ता। और वैसे भी सिक्स पाथ ऑफ एविलनेस के बाकी के सक्सेसर भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और एक मर्तबा वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़ाई एक खून खराबे वाली लड़ाई होगी जिसमें कोई भी मारा जा सकता है। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रेस्पेक्टफुली इनवाइट किया है। दुनिया मुझे जानती है कि मैं भी एविल पाथ के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो योंग फै खड़ा होकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम सिक्स एविल पाथ के अगेंस्ट क्यों जा रही हो? क्या तुम बाकी के एविल सक्सेसर के खिलाफ जाना चाहती हो? तुम जानती हो ना कि वो तुम्हारा क्या हाशर करेंगे। तुम्हें सिक्स एविल पाथ का मेंबर होने के नाते मुझ पर हमला करना चाहिए था, ना कि मुझे अपनी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए थी। मैं नहीं जानता तुम्हारा इरादा क्या है। अगर तुम्हें मेरे साथ कोई डील करनी है तो मुझे टू द पॉइंट बात कहो। मैं यहाँ वहाँ की कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। मुझे बताओ कि आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। ये सुनकर वो लड़की फिर टू द पॉइंट बात करती है और कहती है कि तुम्हारी जान के बदले में हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारे साथ मिलकर मैंगलियार को खत्म करो और उसके साथ उसके टेंटाए होली सेक को भी बर्बाद करना है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।